वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये भी खुसूसी सेगमेंट है हमारा। खुसूसी इसलिए है क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं अपने डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, अपनी किस तरह से हमने डाइट लेनी है रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि भी रमज़ान चल रहा है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे जिस्मानी नज़्म व ज़ब्त का इम्तिहान होता है। सहरी से इफ्तार तक तवील वक्त भूख और प्यास बर्दाश्त करना होती है, सब्र करना होता है, मगर साथ ही ये तकाजा भी है रमज़ान का कि हम अपनी ग़िज़ा और पानी के इस्तेमाल पर भी ख़ास तवज्जो दें। आज के इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे रमज़ान में दुरुस्त वाटर इनटेक की। कौन सी ग़िज़ाएँ सहरी में हमने लेनी है, कौन सी हमने इफ्तार में चीज़ों का इंतखाब करना है, और कौन सी आदत कमज़ोरी या डिहाइड्रेशन का सबब बन सकती हैं। साथ ही हम खुसूसी तौर पर शुगर और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी गुफ्तगू करेंगे ताकि वो रोज़ा रखते हुए अपनी सेहत को महफूज रख सकें। बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ डॉक्टर नौशीन तकवी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ ये अक्सर मॉर्निंग शोज़ में साथ देती हैं हमारा, और हमें बताती हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर करना है। हाँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आप रमज़ान में पहली दफ़ा ही आपको रमज़ान मुबारक। आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन। वो कहते हैं ना कि बड़े होने की एक निशानी ये है कि आप जब छोटे होते थे तो आप ईद उल फितर का इंतजार करते थे, और आप जब बड़े होते हैं तो आपको रमज़ान का इंतजार रहता है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा कि किस तरह से हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो जिसको ग़िज़ा कहते हैं, इनटेक हमारा किस तरह से होना चाहिए, पानी के इनटेक को किस तरह से लेना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि हम 12 से 13 घंटे हमें उस तरह से पानी की क्रेविंग भी ना हो और खाने की क्रेविंग भी ना हो। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी इस बात का है कि हमने दो चीज़ों को डिवाइड कर लिया। हमारे दो मेन हैं कि एक अफ्तार है और एक सहरी है। आपने सहरी पे हमारा, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि इस बात को मत भूलिएगा कि सिंस हमारा जो रोज़े हैं वो ठंड में आ रहे हैं, तो पानी का इंटेक, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं हो रही ना। तो आपने पानी का इंटेक अपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आप इफ्तार में किस वक्त ले रहे हैं और सहरी में किस तरह ले रहे हैं। अगर हम सहरी से शुरू करते हैं, ठीक है। सहरी में अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन अच्छा गुजरे और प्यास भी ना लगे और आपकी एनर्जी लेवल्स भी रहें, तो आपने कोशिश करना है कि आपने पानी को मुख्तलिफ चीज़ों से, या तो आपने स्मूदी बना ली, यानी कि दही या फ्रूट और चीज़ का इस्तेमाल, उसमें आपने तुख मलंगा यानी कि बेसल सीड्स डाल लिए, तो वो पानी का इस्तेमाल उसमें ये है कि वो पूरे दिन आपकी बॉडी से पानी रिलीज़ करता रहता है और आपका वाटर इनटेक सही रहता है। सहरी का मतलब ये नहीं है कि हमने पराठे और ढेर सारी तली हुई चीज़ें खानी है। यू नो, वी कैन एक्चुअली हैव रोटी, चपाती और इस तरह की चीज़, और ब्रेड भी, ब्राउन ब्रेड अगर हम ले लें तो वो हमें लॉन्गर टाइम तक एनर्जी भी देगी और वो हमें ज़्यादा हमारे क्या कहते हैं भूख भी नहीं लगने देगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो ये फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पराठे खाएंगे तो लॉन्गर एनर्जी होगी, चपाती खाएंगे तो नहीं होगी, थोड़ा सा ताकत आएगी। पता है क्या है, जब मैं न्यूट्रिशन में आई थी ना, द मिथ्स वर द बिगेस्ट थिंग जिससे मेरी जंग चलती रहती थी, वो आज तक चलती है। हमारे ये समझा जाता है कि अगर आप तला हुआ तेल में भरा हुआ पराठा खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर उसी चपाती को आप इस्तेमाल कर लें या उसके अंदर हल्का सा आपने तेल लगा लिया या अच्छा देसी घी लगा लिया, वो भी आपको उतनी ही एनर्जी देगा जितना वो एक पराठा दे रहा है। वो पराठा साथ में आपको ढेर सारे तेल और चीज़ें भी दे रहा है, उसके साथ फिर आप फ्राइड चीज़ें भी खा रहे हैं, अंडा भी है, चले ले एंजॉय करें, सालन है तो वो ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ों से इज्तनाब करें और दही का इस्तेमाल करें, तो आपकी ये गुड फ्रूट आपने ऐड कर लिया, तो ये अच्छी सहरी आपकी बन गई। अब बात आती है इफ्तार के ऊपर। इफ्तार का ये है कि इफ्तार है तो बस फिर सब खाना, पकोड़े फर्ज समझ के खाते हैं। हाँ। अच्छा, मैं ना लिबरल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई से मैं जो ना रमज़ान एंजॉय करना, इसी वजह से आप पसंद है। मुझे होता है रमज़ान एंजॉय करो। आप वो उस तरह से नहीं है कि ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। खाएं। एब्सोल्युटली, पोर्शन कंट्रोल है। एसेंस ऑफ रमज़ान इज सहरी एंड अफ्तारी। मैं किसी से उसकी अफ्तारी का मज़ा नहीं लूँगी। पकौड़े आपने खाने 2-3 आप ज़रूर लें, इंजॉय करें और खाएं। आप उसको बिल्कुल भी डाइट से ना निकालें, लेकिन आपने करना है कि पानी का इंटेक, जो आप देखते हैं लोग घटाघट पानी पी लेते हैं, सो बेसिकली आई टेल माई पेशेंट्स, अफ्तार किया, खजूर खाया, उसके बाद आपने पानी का ग्लास लिया, उसके बाद आप कुछ खा रहे हैं, थोड़ा सा खाएं एंड टेक नमाज की ब्रेक। ठीक है, गो प्रे एंड कम बैक एंड यू विल सी कि आपका जो वो एक हविस होती है ना खाने की, वो सेटल डाउन हो जाती है। यस। और फिर उसके बाद एंजॉय योर मील, और उसमें भी आप बैलेंस डाइट, रोटी, चावल, सालन, दही, दाल, सब्जी, सब छोटे छोटे पोर्शंस में एंजॉय करें एंड एंजॉय उसको आप जरूर लें। खजूर इज़ अ पावर हाउस। लोग अक्सर, अभी हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसे मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, डायबिटिक पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं,
बट उसकी कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में आपने करना है। हाँ, ये स्टेप्स भी बताइएगा क्योंकि हम ना कल इस रिलेटेड भी बात कर रहे थे डायबिटीज़ के मरीज, और एक स्टोरी भी हमने की जिसमें ये था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो 2 खजूरें खा लें या फिर इससे ज़्यादा ना खाएं। अच्छा। तो ये इनके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डायबिटिक लोग रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उसकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ये है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ते पहले, रमजान से पहले, अपनी फास्टिंग और रैंडम शुगर मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि पेशेंट की क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। सेकेंडली, आपने एक विजिट जरूर करना है अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी जिनके पास आप जाते हैं, एक आपने विजिट जरूर करना है। सो आपकी जो मेडिकेशन है उसको हम तरीके से डिवाइड आउट कर सके, बता सके, और हम ट्रेंड भी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद अगर ये हो जाता है और आपको लगता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, बिस्मिल्लाह करें, ज़रूर करें। और आप ये करें कि फास्टिंग के बाद ज़रूर अपनी रोज़ा खोलने के बाद आप 2 घंटे बाद अपनी शुगर ज़रूर चेक करें ताकि हमें ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप रोज़ा रख सकते हैं। गॉड फॉरबिड, कौन से लोग नहीं रख सकते जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, या तो बहुत ड्रॉप कर जाते हैं या वो बहुत हाई होते हैं। तब अगेन हमने, अल्लाह ताला ने भी इसमें छूट दी है, इसमें आपको भी पता है, स्कॉलर्स भी इसमें आपको डिटेल, आपको रिसर्चेस मिल जाएंगी, उसमें हम फिर मना करते हैं ताकि, या फिर हाइपो वाले पेशेंट्स जो बेहोश हो जाते हैं उनको भी मना किया जाता है कि वो फिर रोज़ा ना रखें, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दिस इज़ द थिंग। ये बहुत इजी फार्मूला है, बस आपने ये प्रिपरेशन करनी है, ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करने हैं और फिर बैलेंस पोर्शन में आपने एंजॉय करना है। डायबिटिक लोग रोज़ा खजूर से खोलने के बाद पानी ज़रूर लें और कोई मशरूबात से तरह दे हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, स्पेशली जिसमें थोड़ा सा मीठा इन्वॉल्व हो। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारी जो रमज़ान में एनर्जी है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये घटती चली जाती है। उसमें आपकी डाइटरी रूटीन्स भी हैं, फिर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि बनता चला आ रहा है, जो कि आपकी बॉडी उसके बिल्कुल मुतामिल नहीं है। सो ये जो एनर्जी है ये 10 या 15 रमज़ान के बाद हमें डाउन होती हुई नज़र आती है। वैसे 5-6 के बाद भी डाउन होती हुई नज़र आती है। हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, हमें पानी की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसको किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं? सो बेसिकली इसका ना वही वाली चीज़ है, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ हैविंग प्रोलॉन्ग गैप्स इन बिटवीन मील। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सिंस मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने शबान का महीना इसीलिए रखा कि आप प्रिपरेशन में आ जाए और उन रोज़ों को उनके बहुत सवाब और उनका बड़ा अव्वल उनको आ गया। वो वजह यही थी कि आगे चल के रमज़ान में, क्योंकि आपने कंटिन्यूस 30 दिन रोज़े रखने हैं, ठीक है। एक तो मैं ये कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आपकी सहरी और अफ्तारी जो मैंने पोर्शंस बताए हैं उसको आपने रखना है, एंड वॉक को अपनी उसमें रखें। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है एंड यू फील फोकस एंड यू फील लेस लॉस ऑफ एनर्जी और सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों को लॉस ऑफ एनर्जी इसमें ये होती है, या तो वो सहरी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या वो अफ्तारी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये भी है कि सहरी और अफ्तारी मिनिमल कर लो, वजन कम हो जाएगा। हाँ। उसमें भी दे स्टार्ट लूजिंग एनर्जी। आपने जो भी खाना है वो एनर्जी वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें और मीठी जो आपने कहा जिसमें मिठास कौन सा, जो ये मशरूबात है उसमें कितनी आर्टिफिशियल शुगर है। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीज़ें, अगर आप डाइट बहुत बैलेंस रखेंगे, फिजिकली थोड़ा सा अपने आप को 15-20 मिनट की वॉक रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपकी एनर्जी मेंटेन्ड रहेगी। सही। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हवाले से। मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल था, ये मुझसे पूछा गया कि मैं ज़रूर रखूँ, ये जो प्रेग्नेंट खवातीन, नहीं मतलब मुझसे पूछा गया कि आप अपने सेगमेंट में ज़रूर उठाएं इसको, कि ये जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए रोज़ा रखने की क्या कंडीशंस हैं, और वो क्या एक छोड़कर एक रखें, ये भी एक सवाल था। फिर उस तरह से क्या अपनी डाइट लें सहर में और क्या लें इफ्तार में, कि वो ताकि रोज़ा रख सकें। अच्छा, जनरली वी डू नॉट रेकमेंड प्रेग्नेंट वुमेन टू फास्ट। उनका चाहे वो किसी भी फेज में हो, यस, वो किसी भी, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हो या फिर मिड, बिकॉज देखो द चाइल्ड इज नॉट यू, द बेबी हु इज डेवलपिंग, उसको तो नहीं पता ना, वो तो कांस्टेंट मदर सप्लाई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और गॉड फॉरबिड अगर माँ हाइपो में जाती है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, तो वही हाइपो बच्चे को भी जाएगा। तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको तो नहीं पता, बिकॉज हम हर स्टेज पे तो नहीं हमें पता कि आज ब्रेन डेवलप शुरू होगी, तो हम डॉक्टर्स को पता है। तो मदर्स को हु आर प्रेग्नेंट, उनको भी रोजे रखने से मना किया जाता है। इवन द जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, उसमें भी रोजे रखने से मना किया गया है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसलिए आपका जो होने वाला बच्चा है उसकी लाइफ इन डेंजर हो जाती है। गॉड फॉरबिड ब्लड सप्लाई में कुछ होगा तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अगर अफेक्ट हो गई तो वो एक लाइफ लॉन्ग जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप स्किप करें एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आप उसको। और बहुत सारे लोग हमने देखा है कि स्टबर्न भी होते हैं कि जब उनको इस तरह की रिक्वायरमेंट डॉक्टर की जानिब से बताई जाती है तो वो अपने ईमान के लेवल को चेक करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं हमारा ईमान का लेवल तो 100 पे है तो हम ये जरूर रखेंगे। सो इसमें हमें बताइएगा कि क्या कुछ हो सकता है आपके बेबी के साथ। सो बेसिक सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखें, अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो चाइल्ड गेट्स डिहाइड्रेट, आपका ब्लड थिकन्ड होगा तो जो बच्चे को ब्लड मिल रहा है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप हाइपो में जाते हैं या जाती हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स उस बच्चे के भी ड्रॉप करेंगे, तो उससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी ऑर्गन्स, जो उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आपकी कम हो रही हैं, उस वक्त हो सकता है उस बच्चे के मेन आज़ाद डेवलप हो रहे हों जिसमें आपकी किडनीज है, हार्ट है, लंग्स हैं। अगर उसमें कोई गॉड फॉरबिड प्रॉब्लम आ जाती है तो दैट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। सो मैं किसी एक चीज़ को नहीं, इट्स अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेग्नेंट मदर। तो अगर माँ को कहा गया तो उनसे हम ये हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस साल छोड़ के कमिंग ईयर्स में अपने रोजे पूरे कर लें। और अगर कोई लेडी ये कहती है कि मैं चलें फ्राइडे का रोज़ा रख लेती हूँ, ज़्यादा सवाब होता है, तो उसमें उसकी डाइट क्या हो? अगर रखते हैं तो पहला तो ये आपके प्लेटफॉर्म से कह दूं कि बिल्कुल आप अपने उस पे रख रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं किया। दिस इज अ डिस्क्लेमर, ये सिर्फ ईमान के ऊपर। यस कि वो 100 पे ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो दूसरा ये नहीं पता, फिर क्लेम भी हो जाता है। हां, डॉक्टर नशीन ने बताया था। एग्जैक्टली। देखिए हम इधर बैठे ना, वी आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर वी आर सेइंग, लोगों को पता चल रहा है कि हम कुछ बात कर रहे हैं। आपकी जो डाइट है उसमें रोटी और अंडा और गोश्त का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें जो आपकी सहरी है, और कोशिश करें कि आपने वेल हाइड्रेटेड अपने आप को रखना है ताकि आपका ब्लड थिकन ना हो, आप हाइपो में ना जाएं। आपका जो रोज़ा खोलने का वो है, मीठे से बहुत ज़्यादा से रोज़ा नहीं खोलना, उसमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली यही है। और सिंस हम इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ, सिंस मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ, ये हमारा बड़ा, हमारी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने नरिशमा एक प्रोग्राम था उसमें काम किया था, और मैंने उसके सारे जो लिखना था वो सारा नरिश को आपने मां लगा दिया। यस, नरिश को मां लगा के वो नरिशमा। सो बेसिकली उसमें बताया गया था कि व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट उसको डबल लोगों के खाने का जरूरत नहीं है। पहले 6 माह वो अपनी नॉर्मल रूटीन से खाए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2 लोगों का खाना है, 2 लोगों का खाना है, नहीं, आपने अपना सिंगल अपना खाना है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 से 9 माह तक फिर आपकी डाइट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम इंक्रीज कर देते हैं। सो पहले 3 महीने आराम से अपना नॉर्मल खाएं, भूख ज़्यादा होती है तो 3 से 6 महीने में, और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो 6 से 9 महीने पे करना है आप। सही। और डॉक्टर साहब जो आपने अभी बात की ना, तो वो रमज़ान के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन हमें देख रही होंगी या जो हम रूटीन अपनी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम पकौड़े पसंद करते हैं, समोसे पसंद करते हैं, लेकिन आपने कहा कि माँ जो भी लेती है वो एकदम से उसके बच्चे की अफजाइश साथ साथ हो रही होती है, वो ग्रो हो रहा होता है, और वो भी उस सब को सेंस कर रहा होता है कि मैं इस वक्त कौन सी इनटेक ले रहा हूँ, और बेसिकली वो इनटेक उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सो ड्यूरिंग दीज ट्राइमेस्टर्स क्या हम अपनी डाइट को या माँ अपनी डाइट को इस तरह से तब्दील कर सकती है कि उसको इतना क्लीन कर ले कि फिर वो बाद में उसके बेटे को भी क्लीन खाने की आदत बन जाए, और ये जो तली हुई चीज़ें उसकी ज़िंदगी से भी निकल जाएं और उसकी माँ की ज़िंदगी से भी निकल जाएं? बिल्कुल। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँगी, बेटा और बेटी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाले बच्चे का सारी डाइटरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, अपने ऊपर। माँ अगर आयरन डेफिशिएंट है तो बच्चा आयरन डेफिशिएंट होगा, माँ का विटामिन डी लेवल्स लो हैं तो बच्चे के भी लो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपकी चीज़ है वो बच्चे पे जा रही है, ठीक है। सो हमने बेसिकली अगर माँ क्लीन ईटिंग पे चली जाए ना, और इस मिथ्स और प्रैक्टिसेस से बाहर निकल आए कि 2 लोगों का खाना और ढेर सारा खाना है, वो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम, क्योंकि वजन बढ़ता है, जब वजन बढ़ता है तो शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जिसको हो सकती हैं। पोर्शन कंट्रोल करें और सब चीज़ें खाएं। अनटिल और अनलेस गॉड फॉरबिड आप किसी चीज़ से एलर्जिक नहीं है तो आपने रोटी भी खानी है, आपने गोश्त भी खाना है, आपने सब्जी भी खानी है, फ्रूट भी खाना है, दही भी लेना है, अंडा भी लेना है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, पर पोर्शन कंट्रोल के साथ, और हल्की फुल्की वॉक जारी रखें तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहती है। ये उन ख़वातीन के लिए जो माँ बनना चाह रही हैं या जो माएँ बन रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी डाइट के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा डॉक्टर नशीन, मुझे बताया अभी वॉक का जिक्र आपने किया, इफ्तार के बाद जिस तरह आपने कहा कि आप बैलेंस करके खा लें, नमाज पढ़ लें, उसके बाद वॉक कितनी मिनट करनी चाहिए, कितनी वॉक होनी चाहिए? 40 to 45 मिनट्स, एंड अगर आपके अंदर जज्बा है तो 10,000 स्टेप्स जरूर टच करें। ब्रिस्क वॉक, ये वाली वॉक नहीं है, और एंड यू विल फील एनर्जेटिक।
अच्छा, ये स्प्रिंट होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए, जॉगिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ना तो स्प्रिंट करें ना जॉगिंग करें, नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक जो होती है ना, वो बेसिकली रिकमेंडेड है, जिसमें ये है कि 1 घंटे में आप 6 से 8 हज़ार स्टेप्स जो हैं वो टच कर लेते हैं। एंड आप फील करेंगे कि आपकी सर्कुलेशन भी बेहतर है, आपकी डाइट भी, हाजमा भी, क्योंकि देखिए 6 बजे हम अफ्तारी की, उसके बाद खाना खा लिया तो उस पर बैठ गए, तो वो जो वॉक है तरावी भी पढ़नी है। यस, तो वो फिर सारी चीज़ें जो है वो आपकी डाइजेशन को अफेक्ट कर रही होती हैं। सो वॉक, पानी, अच्छा खाना, यू नो दिस इज द टाइम। मेरा ख्याल है रमजान में आप अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे बताइएगा कि आपने अब एक बात छेड़ी थी वॉक की गज़ल ने, तो ये स्प्रिंट, हम समझते हैं कि स्प्रिंट करने से आपका वेट कम होता है, स्प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जॉगिंग से हल्का फ़र्क पड़ता है, वॉक से हल्का फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने कहा कि वॉक करें लेकिन थोड़ी सी तेज़ वॉक करें तो आपको सारी चीज़ें उसी तरह से मिल सकती हैं। अब ये जो बहुत ज़्यादा लोग स्प्रिंट करते हैं उनके लिए फिर क्या है, वो कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड करें? देखो, स्प्रिंट लोग करते हैं, स्प्रिंट में होता क्या है, इट्स मोर ऑफ अ कार्डियो वर्कआउट जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं तो इतनी वो नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, आई एम श्योर द फिजिकल ट्रेनर्स कैन गाइड यू बेटर, बट व्हाट आई बिलीव इज कि आपने अगर शुरू करना है तो फौरन दौड़ से मत करें, वॉक से शुरू करें। द पीपल हु आर यूज्ड टू स्प्रिंटिंग, बिकॉज स्प्रिंटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें आपका हार्ट रेट, आपको गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है एंड यू डोंट नो और आप स्प्रिंट कर रहे हैं तो आप अपने हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पुट ऑन कर रहे हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है। आपका अब ये कोई 100 किलो का है, अगर वो स्प्रिंट करेगा तो वो अपनी नीज और एंकल्स को वैसे ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रख के फिर करें। स्प्रिंटिंग मना नहीं है, बट आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल आप वॉक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, आप हमारे साथ मौजूद थी और बहुत यकीन करें मज़ा आ रहा था आपसे बातचीत करते हुए। और मैंने ना एक दिन इफ्तार के बाद वॉक की और उसके बाद मुझे शदीद भूख लगी, नहीं उसके बाद मुझे शदीद भूख लगी और इसलिए मैंने ये सवाल उनके सामने रखा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर नाज़रीन लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।